आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ये सीएसआईआर नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो सीएसआईआर नेट में आते हैं वो किस तरह के आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए ना हम लोग को वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करना होगा कि हमारा वेक्टर क्वांटिटीज आखिर है क्या। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें ना तो एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है वो हमारा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी हो और हमारा डायरेक्शन भी हो। जैसे कि अगर हम बात करें वेट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट है। एक अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें ना तो एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बात करते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने का जो डायरेक्शन होने वाला है ना वो एब्सोल्युटली इस डायरेक्शन में होगा। सही है और नो। और ये जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए से बी हमको जाना कैसे है ये हमको पता है, तो ए से बी का डायरेक्शन हमको पता है और ए से बी का अगर लेंथ मान लेते हैं कि 5 मीटर है और इसको अगर हम बोले कि ये हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ए बी हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर होगा जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 5 आई कैप होगा, वो भी मीटर में। इसको हम लोग ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग ऐसा मान लिए कि जो हमारा ये डायरेक्शन है ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी हमारा एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और जिस कारण से डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। या फिर इसको और भी आसान भाषा में अगर हम बात करें कि अगर हम बोले कि 5 मीटर अगर आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 5 मीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और जो ईस्ट के तरफ की बात की है ना वो हमारा डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये हम लोग सीख लिए हैं, तो यहां पे बात करेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सीधा सीधी लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक ना। कितने तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। सबसे पहला ही वेक्टर हम लोग बात की है नल वेक्टर। अब क्या होता है नल वेक्टर, दोज वेक्टर क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड इज 0। एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमारा 0 हो। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, 0 होगा, तो उस वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये हमारा एक सर्कल है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। यहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया होगा और वो घूम करके फिर ये मान लो कि यहां से चलना स्टार्ट किया और चलते हुए घूमते 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 फिर इसी डायरेक्शन में आ गया। तो इस जगह पे तो फिर इसका डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। तो इसका डायरेक्शन तो है लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड हो गया, जिस कारण से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भले 0 है लेकिन डायरेक्शन तो है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नल वेक्टर के बाद जो दूसरा वेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक ना। इक्वल वेक्टर्स बोले तो ज्यादा बेटर, क्योंकि यहां पे हम लोग दो वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। एक ए और बी दो वेक्टर है। अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, इफ मैग्नीट्यूड
magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector, and A and B vector are in same direction, इस पार्टिकुलर केस में हम लोग कहेंगे कि हमारा ए और बी क्या है, हमारा इक्वल वेक्टर है। ए और बी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, ये बात समझ में आया आपको। अब अगर हम अनइक्वल वेक्टर के बारे में बात करें तो दूसरा के बाद अगर हम तीसरा के बारे में बात करें जो कि हमारा क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर। अगर हम बोले अनइक्वल वेक्टर्स क्या है, तो अनइक्वल वेक्टर्स में क्या होगा कि हमारा जो ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, भले डायरेक्शन हमारा सेम हो, तो उस केस में हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा, ये हमारा अनइक्वल वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ये सारा चीज आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर क्वांटिटीज, तीसरा हो गया, तो चौथा नंबर में हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक ना, या फिर कोलिनियर वेक्टर्स बोले तो ज्यादा बेटर, क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। अब अगर हम कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात करें तो दो ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन में। हमारे पास एक लाइन है, मान लो ऐसा, ठीक है ना, और इस लाइन में एक वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है ना, और इसका नाम दे दिया हम लोग ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इसी डायरेक्शन में है, सेम इसी डायरेक्शन में है, इसका नाम दे दिया हम लोग बी वेक्टर। अब क्या है, दोनों ही वेक्टर एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है हमारा, कोलिनियर। यहां डायरेक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही लाइन में अगर दोनों वेक्टर एक्ट करें तो उस केस में हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, कोलिनियर। लीनियर मतलब एक ही लाइन में दोनों वेक्टर होना चाहिए। अब यहां पे तो ए और बी का डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक ही तरफ जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, लेकिन वेक्टर एक ही लाइन में होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे करके है और इसमें अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी अगर हम बनाने के बारे में बात करें तो ए वेक्टर अगर हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, बात को समझिएगा, और बी वेक्टर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी वेक्टर और ये हमारा हो गया ए वेक्टर। बात समझ रहे हैं। इस पार्टिकुलर पॉइंट से अगर हम देखें, ठीक है ना, इस पार्टिकुलर पॉइंट से तो हमारा ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन है तो सेम ही लाइन में ना। तो इस पार्टिकुलर केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है दोनों ही क्या है, कोलिनियर। क्या हो जाएगा, दोनों ही कोलिनियर। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कोलिनियर वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोलिनियर वेक्टर के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स को हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक ना। लेकिन चलो डिटेल में क्या देखना, एक बार कैसा होता है स्ट्रक्चर वो तो देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर्स? अगर हम कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बात करें तो ऐसा वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसा वेक्टर्स जो एक प्लेन में एक्ट करें। जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन पे हम रैंडमली कोई भी दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर ड्रॉ करें, देखो दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही वेक्टर ए और बी वेक्टर जो है दोनों ही एक ही प्लेन में है। प्लेन मतलब कौन सा, आपका स्क्रीन प्लेन है। जो आपका स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, हो सकता है आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप टैबलेट में देख रहे हो सकता है आप कंप्यूटर में देख रहे हो सकता है आप टीवी में देख रहे हो।
तो हर एक जो स्क्रीन है ना वो एक 2D प्लेन है। उस 2D प्लेन पे हम ये वेक्टर क्वांटिटीज बनाए हैं, तो ये दोनों ही वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। मतलब दो ऐसा वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पे हो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। अगर सेम प्लेन पे नहीं हो तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। इस केस में हम लोग कह सकते हैं जो हमारा ए एंड बी वेक्टर क्या है, आर कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसा भी कोई दो वेक्टर होगा जो सेम प्लेन पे एक्ट नहीं करता हो। मान लो कि हमारे पास बी वेक्टर इसी प्लेन पे है, जैसे कि बी वेक्टर आपको यहां पे दिख रहा है, ये इसी प्लेन पे है, ठीक ना। और ए वेक्टर जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। तो ये तो सेम प्लेन पे नहीं आया ना, इस प्लेन पे तो नहीं आया वो। तो जब इस प्लेन पे नहीं आया है तो उस केस में वो कोप्लेनर नहीं होगा, वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा और आगे बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स आखिर है क्या, वो एक बार देख लिया जाए। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि है हमारा वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। देखो वेक्टर एडिशन का ना दो लॉ है जो आपको जानना चाहिए। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। और दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या है इसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करें कि हमारा ट्रायंगल लॉ आखिर है क्या, तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या हमारे पास ए है, ठीक है ना। और एक दूसरा वेक्टर है जो कि हम ग्रीन कलर से बना नहीं, हम लोग व्हाइट से ही बनाते हैं, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर हो गया, इसको हम लोग ए वेक्टर बोले, और ये वेक्टर क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। ये हमारा सेम ऑर्डर में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है हमारा सेम ऑर्डर। अब ये सेम ऑर्डर का मतलब क्या, देखो ये इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, ठीक ना। मतलब कि इसका जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट, इसका जहां पे एंड पॉइंट है वहीं से इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है और ये इधर जा रहा है। तो इस तरह के वेक्टर्स को बोलेंगे कि ये हमारा सेम ऑर्डर में, दोनों वेक्टर क्या है हमारा सेम ऑर्डर में। जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो अपोजिट ऑर्डर में लिया गया वेक्टर को हम लोग इसका रिजल्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर कहलाएगा ये हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आर। और आर वेक्टर को अगर हम ऐसे नॉर्मली लिखे तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम ऑर्डर वाले पार्ट को ऐसा करके लिखे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है ना। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किए तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया आर वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो लिया गया उसको हम लोग आर वेक्टर बोले। ये तो हम लोग बोले एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किए। इसी केस में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड आर जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमारा आता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहने का मतलब ये जो एंगल है ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू आया। और एक और चीज होता है जो कि हमारा बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अल्फा होता है इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है tan इनवर्स होता है। ऊपर लिखते हैं हम लोग क्या b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये हमारा
अल्फा जो है ये डायरेक्शन को बताता है। ये किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ क्या? रिजल्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को बता रहा है। जैसे कि हम लोग यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बात किए ना, सेम हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, ठीक ना। बस उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। बस हम वहां पे डायरेक्शन के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमारा कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। यहां पे हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम का अगर बात करेंगे तो एक डायरेक्शन हमारा ऐसा होगा, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये दोनों का हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या है? ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा आर वेक्टर है। क्लियर ना? बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा पैरेललोग्राम का ही बात होगा। हमारा इसका जो रिजल्ट आता है यहां पे भी जिस तरह से यहां पे हमारा आर का जो हमारा रिजल्टेंट आया है पैरेललोग्राम के केस में वही आएगा, और अल्फा का वैल्यू भी वही सेम टू सेम आएगा। ये हमारा यहां पे अल्फा होगा और ये एंगल हमारा थीटा कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर दिए हैं, ठीक ना। अब बात करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहां पे एडिशन को ही ध्यान में रखते हुए सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का बात करते हैं, ठीक ना। यहां पे क्या बोलते हैं? टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब क्या है हमारा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? अगर अब सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारे पास डायग्राम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब डायग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि डायग्राम के बिना हम लोग जो है ना चीजों को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, और एक वेक्टर इस तरह से हम यहां पे बनाएंगे, ठीक है ना, और जिसका डायरेक्शन हमारा इधर ही होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? और इस चीज को समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। और यहां पे जो हमारे पास रिजल्टेंट था, ये इसका डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हैं पिछले केस में हमारा ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना। अब इसको हम अपोजिट कर दिए हैं, तो यहां पे क्या होगा? जो हमारा आर वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये अगर हमारे पास आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि बी का डायरेक्शन पहले इधर हुआ करता था, याद होगा पिछले केस में बी का डायरेक्शन इधर था, अब बी का डायरेक्शन इधर है। ये बी का डायरेक्शन उल्टा हो गया। बी का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो यहां पर नेगेटिव लिख देंगे, जिस कारण से इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर सबट्रैक्शन भी आपके सामने क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। मतलब कि किसी भी वेक्टर को हम लोग स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो इसको भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें ना, तो इसको समझने से पहले, जैसे कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे 2 इंटू ए वेक्टर लिख दिए। इसका मीनिंग क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और सिमिलरली यही मैग्नीट्यूड और यही डायरेक्शन का एक और वेक्टर है विच इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो इस पूरे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? अगर हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे को अगर हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए वेक्टर। अब यहां पे क्या है, आप ध्यान से देख सकते हैं, 2 जो है ये हमारा स्केलर है और ए वेक्टर हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर को हम लोग स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं, तो हम या ऐड करेंगे उसको, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे क्लियरली। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले तो हम लोग बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। यहां तक तो हम लोग वेक्टर को लिखते आ रहे थे, वेक्टर का एडिशन देखे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। यहां पे देखेंगे कि क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसको एक बार ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि हमारे पास मान लो कि एक ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में हमारा स्केलर भी होगा और डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पे जो ये ए दिख रहा है, ये ए हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं। और ए कैप जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक ना। और ए कैप को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। ये हमारा यूनिट वेक्टर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ये हम आपके सामने लिख दिए। यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होता है, ठीक ना। चाहे कोई कैसा भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो, उसके वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर हम बोले वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक ना, तब चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करें ना, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टॉपिक को बहुत बारीकी से और बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहां पे हमको पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी कि एक हमको फ्रेम तैयार करना पड़ेगा और वो फ्रेम कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। ये हमारा फ्रेम है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और यहां से हम जेड एक्सिस निकाल दिए। ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि इस जगह पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में होगा। अगर हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये हमारा कुछ ऐसा होगा। यहां से यहां तक को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। बेसिकली ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये बता क्या रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस का पार्ट को बता रहा है, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहां पे हमारा वाई है। इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट हमारा होगा ये हमारा वाई को बता रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा y को बता रहा है, तो इसको हम लोग कॉमा देकर के y भी लिखेंगे, ठीक है ना, y हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे,
z लिखेंगे, क्योंकि यहां पे ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कुछ ऐसे। तो अगर हम बोले कि हमारे पास ये जो आर वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम क्या है हमारा, आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर जो है ये हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है, ठीक ना। तो इस आर वेक्टर को लिखा कैसे जाए। अब एक चीज याद रखना, एक्स का डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आई कैप। डायरेक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा आई कैप होता है, डायरेक्शन ऑफ वाई जो होता है वो जे कैप होता है, डायरेक्शन ऑफ जेड क्या होता है, के कैप होता है। तो अगर हम यहां पे लिखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये एक्स के डायरेक्शन को बता रहा है, ये हमारे y के डायरेक्शन को बता रहा है विथ मैग्नीट्यूड, और ये z के डायरेक्शन को बता रहा है विथ मैग्नीट्यूड, ठीक ना। यहां k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z का डायरेक्शन, j रिप्रेजेंट कर रहा है x का डायरेक्शन, और i रिप्रेजेंट सॉरी j रिप्रेजेंट कर रहा है y का, और i रिप्रेजेंट कर रहा है x का डायरेक्शन को। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में बात करें ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा, r विल बी इक्वल टू और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा आर का मैग्नीट्यूड होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आर का मैग्नीट्यूड आखिर आया कहां से, देखते हैं। देखो यहां से अगर हम इसको डॉटेड लाइन को यहां पे जोड़े और बोले कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक वेक्टर है, ये अगर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, ध्यान से देखो ये रिप्रेजेंट करेगा जेड को, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जेड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जेड। यहां से यहां तक क्या हमारा एक्स है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को। तो यहां पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या है कि यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 3D है, तो ये पार्ट क्या हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा y है, ये हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, y है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो r का जो वैल्यू आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का और रूट अंडर। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अगर हमको r वेक्टर का डायरेक्शन का बात करना हो तो r कैप निकालना पड़ेगा, और r कैप का मतलब होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाई r मैग्नीट्यूड, विच विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा आर कैप निकल करके आ गया, यानी कि यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, जिसको मतलब कि हमारा एक वेक्टर है आर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको ये पूरा सिस्टम जो हम बताएं उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। इसको कुछ हम इस तरह से लिख दिए। अब हमारे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का जो नाम है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टॉपिक का नाम आखिर क्या है, इस टॉपिक का नाम है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, और एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सामने है। हम लिखेंगे क्या, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात करें कि क्या है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक ना, a1 a2 से लेकर के a3 an जो भी है वो अगर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है, उसका एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। लिखेंगे कि द a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 कॉमा an, ठीक ना, आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, आर कॉल्ड
लीनियरली, मान लो ये सारा वेक्टर्स ही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। किस केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा? मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सारा वेक्टर जो है ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा? इफ, कंडीशन समझिए, K1 इंटू A1 प्लस K2 इंटू A2, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, K2 इंटू A2 प्लस K3 इंटू A3 प्लस डॉट 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 प्लस Kn इंटू An वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? फॉर एटलीस्ट 1k, मतलब कम से कम एक भी k का वैल्यू अगर 0 नहीं है, एटलीस्ट 1k, अगर हम बोले एटलीस्ट 1k, ठीक ना, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, यही कंडीशन है। मान लो हमारे पास कुछ वेक्टर है, ठीक ना, ए वेक्टर है, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, A3 वेक्टर है, An वेक्टर है, इन सारे वेक्टर का वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना, जो भी हमारा I J K के टर्म्स में है वो वैल्यूज गिवन है। इसको अगर हम एक कांस्टेंट K1 K2 K3 से अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं और उसको इक्वेट कर दिए हैं 0 से, और इक्वेट करने के बाद अगर K1 K2 K3 या फिर इनमें से कोई एक का भी वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो हमारा जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या है? जो हमारा स्केलर पार्ट है, इसको K1 को A1 से मल्टीप्लाई किए, K2 को A2 से मल्टीप्लाई किए, K3 को A3 से मल्टीप्लाई किए, इसे मल्टीप्लाई करते हुए Kn से An तक मल्टीप्लाई किए, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। उसके बाद जब हम K का वैल्यू निकालेंगे, अगर इनमें से किसी एक का भी K का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो यह लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक से ज्यादा भी नहीं आता तो भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। लेकिन अगर सबका वैल्यू 0 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या है? कि सारे K का वैल्यू 0 होना होगा। एक का भी अगर 0 नहीं हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, एक का भी अगर 0 नहीं हुआ तो, ठीक ना। अगर सबका 0 हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, किसी एक का भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पे यही लिखा है, एटलीस्ट 1k इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, कोई भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को हम लोग बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिए। अब अगर हम यहीं पे बात करें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में, ठीक ना, कि डेफिनेशन क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो क्या है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स? इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अब देखो यही सेम है हमारे पास, वही A1 A2 A3 वेक्टर तो रहेगा ही, ठीक है ना। उसी का कंडीशन अगर बोलते हैं इफ, कंडीशन क्या है? इफ वही है, वेक्टर्स हमारा A1 A2 A3 An तक ही है। उस कंडीशन में ही अगर हम बोलते हैं इफ K1 इंटू A वेक्टर प्लस K2 इंटू A2 वेक्टर प्लस K3 इंटू A3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Kn इंटू An वेक्टर इक्वल टू 0 अगर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा 0 आ रहा है सच दैट ऑल Kn इक्वल टू 0, मतलब K1 K2 K3 K4 जितना भी हमारा Kn तक है सबका वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इस केस में देन A1 A2 A3 डॉट 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 An वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसको समझो बड़ा ही ध्यान से, फिर से बता रहे हैं कि हमारा लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है। सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, A1 है, A2 है, A3 है, An तक है। सारे वेक्टर्स में हम एक कांस्टेंट से, मतलब कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे हम मल्टीप्लाई किए
और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो से इक्वेट किए, और जीरो से इक्वेट जैसे ही किए उसके बाद जब हम सॉल्व किए तो अगर हमारे पास K1, K2, K3 या फिर Kn इनमें से किसी का भी वैल्यू अगर हमारा जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब एक भी हमारा जीरो से इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि अनइक्वल आ गया जीरो से, किसी एक का भी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आया, किसी एक का भी वैल्यू, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जितने भी हमारा A1, A2, A3, AN है सब हमारा लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेक्टर होगा। और किसी का भी अगर इक्वल नहीं आया, मतलब सारा ही अनइक्वल आया जीरो का, तो हमारा लीनियर डिपेंडेंट ऐसे भी होगा। लेकिन एक भी अगर नहीं आया तो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। इसको कंफ्यूज मत होना कि अगर K का कोई भी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट, कोई भी वैल्यू, ठीक ना। और अगर सारा वैल्यू जीरो आ गया तो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का एक ही केस है कि हमारा K का वैल्यू सारे केस में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया ना। तो इसी के साथ एक न्यूमेरिकल बनाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का। हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रूफ दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 कैप 3k कैप i कैप माइनस 4k कैप और है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें कि ये हमारा जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक ना। अगर हमारे पास मान लो कि हम लोग मान लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक ना, हम लोग यहां पे मानते हैं कि A1 वेक्टर जो दिया हुआ है वो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये गिवन है। और इसी के साथ A2 वेक्टर जो दिया हुआ है वो हमारा i कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है। और A3 वेक्टर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, A3, इनको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। हम मान लेते हैं लेट A, B, C आर सेट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, सेट ऑफ स्केलर्स लिख देते हैं सीधा सीधे, सेट ऑफ स्केलर्स। तो क्या होगा, कंडीशन क्या कहता है कि हमारा A इंटू A1 वेक्टर प्लस B इंटू A2 वेक्टर प्लस C इंटू A3 वेक्टर का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद A B C का वैल्यू निकालेंगे। अगर A B C तीनों का वैल्यू अगर हमारा जीरो आ गया, ठीक ना, तीनों का तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब तो प्रूफ नहीं होगा। अब हमको प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब A B C तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं आएगा, या हो सकता है तीनों में से किसी का ना आए। देखते हैं क्या केस है, ठीक है ना, केस क्या है वो हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहने का मतलब क्या है कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए क्या होना होगा, A B C का जो वैल्यू आएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद A B C का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। दिस इज द ओनली रूल, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए। अब यहां देखते हैं A है, i कैप का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस B A2 का वैल्यू क्या होगा i कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, प्लस C इंटू क्या होगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे क्या 2a i कैप प्लस 2a j कैप माइनस 3a k कैप प्लस b i कैप माइनस 4b k कैप प्लस 4c i कैप प्लस 3c j कैप माइनस c k कैप इक्वल टू 0। अब इस पूरे केस को अगर हम सॉल्व करें, इसको तो हम पूरा सॉल्व कर दिए जी, सब कुछ हम मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम यहां पे एक बात बोलेंगे, यहां पे हम लोग एक चीज बोलते क्या है, सिंस i कैप कॉमा j कैप एंड k कैप आर नॉन कोप्लेनर,
नन कोप्लेनर। ऑब्वियस बात है IJK हमारा नन कोप्लेनर है। तो इस पार्टिकुलर केस में 2A प्लस B प्लस 4C इक्वल टू 0, एक कंडीशन हमारे पास ये आया, ठीक है ना। 2A प्लस B प्लस 4C, मतलब कि I वाला केस को हम लोग एक साथ लिखे हैं, ये चीज देख रहे हैं। I वाला को एक साथ लिखेंगे, J वाला को एक साथ लिखेंगे और K वाला को एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना, और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक ना। ये हम I वाले के केस में लिखे हैं, I वाला को इक्वेट करके लिखे हैं। और उसी तरह से अगर हम लिखें A प्लस 3C, जो कि हमारा J वाला पार्ट होगा, विच इज इक्वल टू 0, और फिर से लिखें 3A माइनस 3A होगा, माइनस 4B होगा और माइनस C होगा, लेकिन सबका हम प्लस में लिखे हैं इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आया, आई कैप को इक्वेटिंग टू 0, जे कैप को इक्वेटिंग टू 0 और के कैप, क्योंकि आई कैप तो 0 नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट होगा वही 0 होना है, ठीक ना। आई कैप तो खुद यूनिट वेक्टर है ना, उसका वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, बात समझे कि नहीं, जिस कारण से उसका कोफिशिएंट हमारा 0 हुआ। अब यहां पे हमारे पास तीन कंडीशन आ गया, 2A प्लस B प्लस 4C इक्वल टू 0, A प्लस 3C इक्वल टू 0 और 3A प्लस 4B प्लस C इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक ना, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को यूज करके, तो यहां पे हमारे पास इस सॉल्यूशन का जो वैल्यू आता है, सॉल्विंग द इक्वेशंस, सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस, ठीक है ना। इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्लास 12th में आप पढ़े भी हैं कि 3 वेरिएबल्स का हम लोग सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन से किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, ABC जो हमारा 3 वेरिएबल होगा उसका हम लोग किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, वहां से मैट्रिक्स मेथड को यूज करके, डिटरमिनेंट मेथड को यूज करके आप कैसे सॉल्व करते थे, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो A का वैल्यू आया है विच इज -3, B का वैल्यू आया है वो 2 और C का वैल्यू आया है वो है 1, ठीक है ना। तो इससे पता ये चलता है कि जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा वैल्यू है ना यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने फिलहाल के लिए, ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ A, B एंड C, ठीक ना। तो हम लोग कह सकते हैं as A, B and C are non-zero, ठीक ना, non-zero. So A1 vector, A2 vector and A3 vector are linearly क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, linearly डिपेंडेंट। linearly डिपेंडेंट का यही केस था ना कि हमारा कोई भी वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां पे तो सारा ही वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ठीक ना। इंडिपेंडेंट होने के लिए ABC तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल के साथ सारा चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इसी का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स तक के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल के साथ जो हम ये बताए आपको लीनियरली डिपेंडेंट का केस, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है उसका केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।